ओके, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, सेट थ्योरी। ठीक है। अब आज काफ़ी दिनों के बाद ये फुल टॉपिक कराने जा रहा हूँ मैं। तो आप सबको जैसा कि पता है, कुछ थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, उनका पीडीएफ बनाने में, और थोड़ा चैनल पे भी काम कर रहा था, तो उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी हो गया था मैं। इसीलिए मैं लगभग पिछले 20-25 दिनों में कोई फुल टॉपिक का क्लास नहीं ले पाया था। तो आज से फिर उसको रिज्यूम करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज सेट थ्योरी। जिसको हम लोग सिर्फ सेट्स भी कहते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक सेट्स, you can say this is the most important topic in mathematics. Why? ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि मैथ्स में जितने भी ब्रांचेस हैं ना, उन सब में इसका यूज किया जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव जस्ट सेड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। अब बहुत से बच्चे जो पहली बार सेट्स को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ये मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह से इस टॉपिक को आपको पढ़ना है अभी। अब जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उन पहली बार में मैं जो जेईई एडवांस और मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इनफैक्ट स्पेशली उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि जब उनको इंक्लूड करूँगा तो डेफिनेटली मैं 11th-12th की बात कर ही रहा हूँ, राइट। तो आपको कोई किताब नहीं सिलेक्ट करना है। सेट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि सेट्स एक्चुअली इस तरह का टॉपिक है जिसका बेसिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है ना, उस तरह से इसको हम देखते जाते हैं। क्योंकि ये इतना वाइडर टॉपिक है ना सेट्स, कि जिसको अगर आप डिटेल में पढ़ते जाएं तो ये जल्दी खत्म ही नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट इज ऑल द बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी। इफ यू नो ऑल द बेसिक्स, you are going to take this topic very easily. ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक को ना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिक्स जो सेट थ्योरी का है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए एनसीईआरटी में जो सेट्स है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है ना। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे सेट्स को थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना है तो उसको मैं कैसे करूं। अब जिनको आगे जाके मैथ्स को ही सिलेक्ट करना है अपने करियर के लिए, तो उनके लिए एनसीईआरटी से जब आप सेट्स को ख़त्म कर लें, पढ़ लें, उसके बाद एक किताब है पॉल आर हेल्महोल्ट्ज़ की, मेरे पास है वो बुक। दिस इज़ द बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉल आर हेल्महोल्ट्ज़ की ये नाइव सेट थ्योरी है। काफ़ी अच्छी किताब है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इसके पहले 8 चैप्टर्स जो हैं आप रीडिंग दें इसको। ठीक है ना। उनके लिए कह रहा हूं जो कि आगे जाके मैथ्स को ही परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किताब है। सेक्शन 9 तक, फैमिलीज तक आप इसको देखें, आप पढ़ें। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे सेक्शंस में इसको मतलब डिवाइड किया हुआ है इस किताब को। 2-2 पेज का, 3-3 पेज का आपका रीडिंग है। तो आई सजेस्ट यू टू डू इट। और वो भी उनके लिए कह रहा हूँ जिनको आगे जाके मैथ्स करना है। अब इसका नाम नाइव सेट थ्योरी है, लेकिन डेफिनेटली नाइव नहीं है ये, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको इसको, आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है ना इस किताब को पढ़ने की, काफ़ी स्लो हो जाएगी। अगर उनके लिए कह रहा हूँ जो समझना चाहेंगे। अब जो नहीं समझेंगे वो ऐसे ही रीडिंग देते जाएंगे, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप समझना चाहें तो डेफिनेटली आपकी जो कैपेबिलिटी है रीड करने की और समझने की, साथ में वो स्लो होती जाएगी। क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब आप गहराई से देखते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है सब कुछ। सो नाइव सेट थ्योरी बाय पॉल आर हेल्महोल्ट्ज़,
एच, अच्छी किताब है, आप इसको देखिए। और आज जो मैं सेट्स में कराऊंगा वो बेसिक्स कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरसेक्शंस और यूनियंस और बाकी जो कुछ बचा खुचा होगा सेट्स में वो कर लेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं एनसीईआरटीज़ के ही एग्जाम्पल्स लूँगा, ठीक है, मैं कहीं बाहर से एग्जाम्पल्स नहीं लूँगा सेट्स को आपको समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और काफ़ी सफिशिएंट है। अब देखिए, जहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं कुछ दिया हुआ है मैं कह देता हूँ कि नहीं है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एकदम मतलब कचरा, कुछ भी नहीं दिया हुआ उसमें, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एकदम बेकार घटिया, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेट थ्योरीज, सेट्स, रिलेशंस, ये काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं सेट्स का। अब एक्चुअली सेट्स के जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने सेट्स का पहली बार एक एल्जेब्रिकल प्रैक्टिकल आइडिया दिया, और 1970s में जब इनके साथ रिचर्ड डेडेकाइंड ने भी सेट्स के बारे में जानकारी जब देनी शुरू की, तो उस समय सेट्स बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गया। उस समय सेट्स को लोग समझने लगे कि हाँ भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो इनको फाउंडर माना जाता है। और जब इन्होंने भी सेट्स पे, ऑब्वियसली ये काम तो पहले से ही ये भी कर रहे थे, डेडेकाइंड भी, लेकिन जब 1970s में दोनों का काम को, दोनों के वर्क को सेट थ्योरी में देखा गया, मिक्स किया गया, तब सबको पता चला कि सेट्स आर probably the most important topic in mathematics. We can deal so many difficulties in mathematics by using this single topic called sets. अब क्यों ऐसा कह रहा हूं, अब थोड़ी देर में आप इसके बारे में समझ जाएंगे। तो आप समझ गए, ये काफी पुराना टॉपिक है। इनफैक्ट एंशिएंट टाइम से ही किसी ने इस टॉपिक का कोई नाम तो नहीं दिया था, लेकिन जैसे यूक्लिड है, चाहे और भी बहुत सारे जो एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं, तो आइडिया तो सबके पास था कि हाँ भाई, मैथ्स में वो कहते थे कि हाँ ये इतने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स या किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते थे और कह देते थे कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब सेट थ्योरी ने क्या किया, जब सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? इनफाइनाइट आपको पता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो एंड टू इट। तो उस तरह के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट के लिए भी सेट्स ने सबको इंक्लूड कर दिया। मेरे कहने का मतलब है सेट्स ने सबको इंक्लूड कर दिया, और इसीलिए सेट थ्योरी इतना इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स में। ये अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं कि सेट्स एक्चुअली में होता क्या है। अब आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये एक सेट है। कैसा सेट है? ये एक ऐसा सेट है, या इमेजिन करिए एक बॉक्स को, ये एक ऐसा बॉक्स है, जो बॉक्स है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 1 से 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह मान लीजिए आपको कहा गया कि द फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, तो उसके लिए हम करेंगे एक नया बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। दिस इज अ काइंड ऑफ अ बॉक्स विच इंक्लूड्स इनसाइड इट द फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। उसी तरह से बहुत कुछ, जैसे कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें द रिवर्स, ऑल द रिवर्स इन इंडिया, ऑल द रिवर्स इन इंडिया।
तो ये उस तरह के अलग अलग बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस में कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेट्स एक्चुअली में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, इस वाले में नेचुरल नंबर्स है, इस वाले में फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स है, इस वाले में रिवर्स इन इंडिया है। तो ये क्या है? पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि सेट्स के अंदर हैं, जो इन बॉक्सेस के अंदर हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो इस तरह से हम करके सेट्स को एक्चुअली डिफाइन करते हैं। तो सेट्स क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये टिपिकल यही सेम डेफिनेशन एनसीईआरटी में है और आपको ऑलमोस्ट हर जगह सेट्स का यही डेफिनेशन मिलेगा। और इसको अगर आप थोड़ा सा रफ करके कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सेट्स आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसा कि आपने देखा कि यहां पे इन दोनों बॉक्सेस में कुछ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन है, बस इस वाले बॉक्स में नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया है। इंडिया में जितने रिवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे उन सारे रिवर्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इस वाले सेट में, इस वाले बॉक्स में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सेट्स के अंदर हम सिर्फ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें। जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं सेट्स के अंदर, वो कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बट चूंकि हम यहाँ पे मैथ्स के रिगार्डिंग सेट्स को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% ऑफ द टाइम जो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के अंदर वो क्या होंगे? मैथमेटिकल होंगे। कोई किसी टाइप का नंबर होगा, किसी टाइप का इनइक्वालिटी, किसी टाइप का नंबर मान लीजिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं इतने वाइडर सेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत तरह का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं इसलिए सबको नहीं कर सकता हूं। तो एक ही बात कहता हूं कि किसी तरह का नंबर होगा उसके अंदर, ठीक है। सो मैथ्स में जब सेट्स को हम डिफाइन करते हैं, मैथ्स में जब एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को बोलते हैं, तो वो एलिमेंट्स ऑफ जो सेट्स हैं, वो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर, वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जेक्ट्स, these objects are also called elements or members of the set। ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स कहा जाता है या मेंबर्स ऑफ सेट्स कहा जाता है। सेट्स एक्चुअली में जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है ना, वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे होता है। एक बिलोंगिंग ये एप्सिलॉन का साइन है, और एक इंक्लूजन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ी देर में जानेंगे अभी, ठीक है। बिलोंगिंग और इंक्लूजन, इन्हीं दोनों चीज की बात हम करते हैं सेट्स में, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे पूरा का पूरा सेट आपको मिल जाएगा कि हाँ, पूरा का पूरा जो सेट थ्योरी है वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। अब बिलोंगिंग और इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, बट पहले हम देखते हैं कि बिलोंगिंग क्या होता है। अब ये जो साइन है, ये एप्सिलॉन का साइन है। किसका साइन है ये? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, कुछ भी आप कहिए इसको, ठीक है। तो देखते हैं कि बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है। याद रखिए, सेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। डेफिनेटली वेन डायग्राम्स में हम देखेंगे कि हाँ, इस तरह के बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन टिपिकली जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बॉक्सेस है,
इसमें आपने रखा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर क्या है नेचुरल नंबर्स, जिसको मान लीजिए हम लोग n से दर्शा रहे हैं। अब नेचुरल नंबर्स कोई डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स तो होते नहीं है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली मेनी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब है कि 1 इसके अंदर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। एक जो है n में बिलोंग करता है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 बिलोंग्स टू n। उसी तरह 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n एंड सो ऑन, ठीक है। सो 1 बिलोंग्स टू दिस बॉक्स, 2 बिलोंग्स टू दिस बॉक्स एंड 3 बिलोंग्स टू दिस बॉक्स and so on, all the natural numbers belongs to this number, this box or this number, ठीक है। तो belonging का यही मतलब है कि किसी सिस्टम में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये एक पूरा सिस्टम के तौर पे, इस सेट को पूरा सिस्टम के तौर पे लीजिए। दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको आप कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या ज्यादा अच्छा रहेगा सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स जैसे आपने कहा तो 1 से 2, 1 2 3 4 इस तरह करके इंफिनिटी तक। तो बिलोंगिंग का यही मतलब होता है कि ये एक सिस्टम है, ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, 1 एज एन एलिमेंट बिलोंग टू दिस, 2 एज अ एलिमेंट बिलोंग टू दिस सिस्टम और दिस सेट। तो इसी को बिलोंगिंग कहा गया है, ठीक है। और बिलोंगिंग ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको हमेशा ये मिलेगा देखने को, खास करके यहाँ पे कैलकुलस में आप हमेशा इसको देखने को आपको ये चीज मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट्स को आप उस समय तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि इसके रिप्रेजेंटेशन को आप नहीं समझे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ठीक है। अब हर बार इस तरह के बॉक्सेस से तो सेट्स को आप नहीं रिप्रेजेंट करेंगे ना, कि हाँ भाई हम बॉक्स बनाएं और सेट्स को रिप्रेजेंट करें। दैट इज नॉट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट सेट्स। सो देयर आर सम मैथमेटिकल वेज फॉर सेट रिप्रेजेंटेशन। तो उसी के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब टिपिकली नॉर्मली 2 तरह से सेट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है बिल्डर और सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं, चलिए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में देखते हैं। अब आपसे कहा गया कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब सेट्स इस तरह से, अब सेट के रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया कि इस तरह से होता है। टिपिकली सिंबल अगर हम इस्तेमाल करें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इस तरह से हम A, B, C एंड इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए ये सिंबॉलिकली सेट को रिप्रेजेंट करना हुआ, और ये कैपिटल लेटर हो गया, अपर केस, लोअर केस जैसे कि A, B, C, X, Y, Z। ये इस तरह से हम लोग सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इस तरह से लोअर केसेस से हम लोग टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि A कोई सेट है, आपको मैंने कहा कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपको मैंने कहा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि A
एक सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में इस तरह से। इस तरह का ब्रैकेट देंगे हम लोग 1 2 3 और 2 10। ये रोस्टर फॉर्म, जिसको टेब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है, इसका फेमस नेम यही है, रोस्टर फॉर्म। इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे कहा गया कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, पहले 3 प्राइम नंबर्स तो कौन कौन से होंगे। मान लीजिए कि हमारा P जो है वैसा सेट है जो कि पहले 3 प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 और 5। यही तीनों पहले 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि एक इक्वेशन दिया जाए x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो because this is a quadratic equation and you know that any quadratic equation can have maximum 2 distinct roots, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि x is equal to 1 और 2, माफ करिएगा -2, यही दोनों x के सॉल्यूशन होंगे, यही दोनों रियल नंबर्स हैं। आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो कौन कौन से रियल नंबर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 और 2। तो कैसे लिखिएगा इस सेट को। मान लीजिए कि A आपका वो सेट है -2 1, ठीक है, -2 और 1। अब यहां पे इस रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिख रहे हैं इममटेरियल होता है, मैटर नहीं करता है। -2 1 लिखें या 1 -2 लिखें, डजंट मैटर। सो ऑर्डर इज इममटेरियल इन सेट रिप्रेजेंटेशन एज अ रोस्टर फॉर्म। इसमें ऑर्डर आपका इममटेरियल होता है। चलिए, अब आपसे पूछा गया, एक वर्ड है अलॉय, एक वर्ड है अलॉय। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स विच इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड अलॉय, तो आप क्या लिखिएगा। मान लीजिए कि आपका x वो सेट है जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहां पे एलिमेंट्स क्या है, लेटर्स। इसके अंदर वो सारे के सारे लेटर्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर वर्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। तो x क्या हो जाएगा, A L, क्या दोबारा L लिखेंगे हम, क्योंकि 2 बार L यहां पे लिखा हुआ है, 2 बार L है, तो क्या दोबारा L लिखेंगे, नहीं। रोस्टर फॉर्म जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। इसके बारे में हम लोग आके जब इक्वल सेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में देखेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक L काफी है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। O और Y, इन्हीं 4 वर्ड को इस्तेमाल, इन्हीं 4 लेटर्स को इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर वर्ड अलॉय को बनाया हुआ है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट X। एंड व्हाट इज X? X is the set which contains all the letters, which is used to form this word alloy। ठीक है, तो याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रोस्टर फॉर्म के का जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है जो आपको याद रखना होगा, चलिए लिख लीजिए उसको। सबसे पहले ऑर्डर इज इमटेरियल
दूसरा एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड, एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा कि अब रोस्टर फॉर्म में ही मैं लगा रहूं और डिफरेंट एग्जांपल्स देके आपको बताता रहूं। एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे छोटे छोटे एनसीईआरटी से ही, और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से टिपिकली रिप्रेजेंटेशन को करा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है जब भी आप रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिख रहे हों। ऑर्डर इज इमटेरियल, मतलब किस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 अगर एज एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर है तो आप 1 2 3 4 लिखें, 4 3 2 1 लिखें या कैसे भी लिखें, डजंट मैटर, बस वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए। चलिए दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, नाउ दिस इज द फॉर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट, क्योंकि आगे मैथ्स में यही सेट का जो यही रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है वो यूज किया जाता है। रोस्टर फॉर्म कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, वो बच्चों के लिए। रोस्टर फॉर्म एकदम बिगिनर्स के लिए है, बच्चों के लिए जो एकदम शुरू में सेट्स को देख रहे हैं, समझाने के लिए कि हाँ भाई सेट्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स इस तरह से रखा जाता है। सेट्स इज अ बॉक्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स, दैट्स इट। अब चलिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया, अब पहले तो समझिए कि बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं। रोस्टर फॉर्म में या किसी भी सेट को जब लिखते हैं तो बिकॉज सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर यू कैन से, यू नो, तो ये चीज तो है ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जब हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सेट्स के अंदर कुछ भी आप रैंडम चीजों को रख देंगे। सपोज करिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कि इस तरह का बनाया हुआ बॉक्स है जिसमें कि एक सी एलिमेंट, सी नाम का, कार्बन नहीं है ये, एक सी नाम का कोई एलिमेंट रखा हुआ है। अब इसमें दूसरा कोई भी एलिमेंट जाएगा ना तो ये बॉक्स रिएक्ट कर जाएगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सी नाम के एलिमेंट्स को ही रखा जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं रखा जाता है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट अगर यहां पे आपने इंसर्ट किया तो ये बॉक्स तो भाई फटा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अब सेट्स भी वही है, सेट्स के अंदर भी जब आप देयर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, that means only natural numbers are allowed to exist in that particular set. If there is a set of the natural numbers, suppose there is a set of first 5 prime numbers, then in that set, inside that set, there are only first 5 prime numbers, 1, 3, 5, 7 and 11. There is no place for other prime numbers inside that set. तो ये चीज आपको याद रखना है कि कुछ भी रैंडम नहीं रख रहे हैं आप, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को, वेल डिफाइंड मेंबर्स को ही आप उसमें रख रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए कि आपको कहा गया कि अब ये चीज तो आप देख रहे हैं, यहां से आपने समझा कि जो एलिमेंट्स अंदर सेट के होते हैं, एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है बिकॉज वो वेल डिफाइंड होता है तो उन सारे एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मैं कहूं कि द सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए ओ से सपोज करिए कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 3 5 7 9 और ऐसे करके पहला 10, 10 ज्यादा नहीं, 10 ही है, ठीक है। पहला 10 ऑड नंबर्स इस तरह से हम लिखेंगे। अब क्यों बिल्डर फॉर्म की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि भाई जब आप मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली
हर चीज का एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो वाइडली एक्सेप्टेड हो, हर जगह कॉमन हो। अब ये बहुत ही पेचीदा है रोस्टर फॉर्म में, हर बार एक ब्रैकेट लिखा उसमें इस तरह से एलिमेंट्स लिखे, ये पेचीदा है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इस फॉर्म को डिस्कवर किया और इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह से। मान लीजिए फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, क्या है इसका कॉमन प्रॉपर्टी इन सारे एलिमेंट्स का कि सारे के सारे पहले 10 ऑड नंबर्स हैं। मान लीजिए कि x एक ऐसा नंबर है जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि x, यहां पे एक कोलोन देते हैं, इसको हम कोलोन कहते हैं। x इज द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसको इस तरह के ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं, ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ये बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये जो कोलोन है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x सच दैट x इज द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है। मतलब x जो है पहले 10 ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x एक बार 1 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बिल्डर फॉर्म। इस तरह से बिल्डर फॉर्म को हम करते हैं। बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को इस तरह से, उस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखते हैं। अब चूंकि हम आगे बस ऑलमोस्ट इसी का यूज करेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को हम यूज करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं बिल्डर फॉर्म के लिए। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि एक ऐसा सेट लिखिए, एक ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखिए जो कि ये मान लीजिए रियल नंबर्स है, ये 1 है, ये 2 है। अब 1 और 2 के बीच में कितना रियल नंबर्स है ये बताइए मुझे। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स है ना। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में मीन्स नंबर्स विच इंक्लूड रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता है, याद रखिए। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं। अब इसको कहा जाए कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे आप इतने सारे रियल नंबर्स को? आपको इस तरह से ब्रैकेट बना के अंदर कुछ लिखना होगा। तो इसी तरह के यूज के लिए, इसी तरह को सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बिल्डर फॉर्म को बनाया। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए x वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में है और 1 और 2 इंक्लूड नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? x such that वन से बड़ा x 2 से छोटा। इनइक्वालिटी तो बेसिक इनइक्वालिटीज तो मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत, तो ये तो समझ रहे हैं, हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे जो ज्यादा अच्छा रहेगा। x इज एनी रियल नंबर ठीक है। इस तरह से इसको मान लीजिए a से हम इस पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बिल्डर फॉर्म फॉर यू, ठीक है। इस तरह से बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह के टिपिकल सेट्स को लिखने के लिए हमने बिल्डर फॉर्म को बनाया, मतलब मैथमेटिशियंस ने बनाया, ठीक है। तो आपने देखा एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक बिल्डर फॉर्म होता है। बिल्डर फॉर्म आपको जाके हमेशा यूज करना है आगे जाके। चलिए कुछ एनसीईआरटी से ही एग्जांपल्स लेते हैं
और ये बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट्स को देखते हैं। चलिए भाई, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो कह रहा है कि राइट द सेट X such that X is a positive integer and X square is less than 40 in रोस्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको आप? कह रहा है कि अब ये डेफिनेटली बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दिया हुआ है, इसको आपको कहा जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि क्या है भाई, एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वो है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। x सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर है और x का जो स्क्वायर होगा वो 40 से कम होगा। अब ऐसा कौन कौन सा इंटीजर है, सबसे पहले ये देख लीजिए, जिसका स्क्वायर जो है जिनका 40 से कम है। 1 2 3 4 5 और 6, राइट? तो रिक्वायर्ड सेट, मान लीजिए ए वो सेट है जो कि इस प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, तो आपका क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि भाई सर आप तो कह रहे थे कि बिल्डर फॉर्म बड़ा आसान है, बिल्डर फॉर्म में तो इतना कचरा लिखा हुआ है, यहाँ पे तो बस छोटा सा हो गया। लेकिन जब जहाँ पे और भी टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, जैसे कि अभी आपने इंटरवल्स के बारे में देखा, तो उस केस में हम इतने छोटे में तो नहीं लिख सकते थे ना, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर केस में बिल्डर फॉर्म ही आपको ज़्यादा आसान लगेगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पता चलता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं पता चलता है, लिखा हुआ है डेफिनेटली आप देख के समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी एकदम क्लियरली पता चलता है। तो बिल्डर फॉर्म इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म बस समझाने के लिए होता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, दैट इज व्हाई यू यूज बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। याद रखिए आज बेसिक्स ही मैं करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा टफ नहीं लिया है। मैं पॉल हेल्मस से भी कुछ आपके लिए मैंने करा हुआ है, तो वो आगे के क्लासेस के में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे लगता है सेट्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर कोई बुक कहीं पे अच्छा है तो आपको कहना होगा कि कहीं पे अच्छा है। अब ये सेट है एक, देखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे आप इसको? सबसे पहले तो आप, ये है रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी भाई पता करना होगा तब, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी तो पता करेंगे ना। अब न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, पहला 6 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर ऊपर जो भी न्यूमरेटर है, जो भी नेचुरल नंबर है, नीचे उससे 1 ज्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए इन है मेरा वो नंबर जो कि 1 से 6 तक कोई किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? n+1। डिनोमिनेटर क्या होगा? n+1। अब कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? मान लीजिए a हमारा इस पूरे सेट को कंटेन करता है, मतलब a रिप्रेजेंट करता है इस सेट को, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1
1 एंड 1 से बड़ा या बराबर n छोटा या बराबर कितने से? 6 से। दैट्स इट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x such that x by x plus 1 such that 1 से बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर x, छोटा या बराबर 6। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये तो बिल्डर फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब एक चीज हमें और भी समझना होगा, क्योंकि यहां पे मैंने n तो लिख दिया, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें जानबूझ के, दोनों में ही मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है ताकि आपको समझा सकूं। n तो यहां पे लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया कि n 1 और 6 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1 और 6। लेकिन मैंने ये आपको बताया कि n है क्या? n है क्या यहां पे मैंने नहीं बताया। हाँ, यहां पे मैंने बताया आपको कि n इज अ नेचुरल नंबर, बट मैंने यहां पे बताया आपको n के बारे में नहीं। इसीलिए सबसे पहले इसको सुधारते हैं, such that x is equal to इतना, n is a नेचुरल नंबर 1 से 6 के बीच में, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते थे, 6 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? आपका प्रॉपर्टी, फॉर्मूला सब कुछ दिखना चाहिए। तो ये बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का, बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो एग्जांपल लिखा था वो लिखा था x by x plus 1 such that 1 is less than or equal to x, less than or equal to 6। वहां भी आपको ये दर्शाना चाहिए कि भाई x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। तो यहां भी लिख देंगे कि 6 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन याद रखिए कि ये फॉर्म सबसे अच्छा होता है, इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा होता है और यही करेक्ट वे होता है। बहुत बच्चे इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये करेक्ट सही नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है वो। तो इस तरह से मत लिखिएगा आप, आपको इस तरह से ही सेट्स को लिखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट इट। जो बिल्डर फॉर्म में आप लिखते हैं, सबसे पहले किसी एक एलिमेंट को रखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरे फॉर्मूला को ही रख दिया है यहीं पे। सबसे पहले एक एलिमेंट को रखिए, उसके बाद इस एलिमेंट का फॉर्मूला बनाइए, जो प्रॉपर्टी है उसका फॉर्मूला बनाइए, जो कि बनाने में दिक्कत कभी भी नहीं होती है, सेट में कभी भी नहीं होती है, हमेशा ये आसान ही होता है। इसीलिए आप उसको क्रिएट करिए इस तरह का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है भाई, ऊपर में दिख रहा है न्यूमरेटर में कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, या पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और नीचे में क्या है, उनसे एक ज़्यादा है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर ये देखिए आपका मैच each of the set, each of the set on the left in the roster form with the same
set on the right described in set builder, वही बिल्डर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है 1 2 3 6 और यहाँ पे ए किया हुआ है और ये है x such that x is a prime number and a divisor of 6 and a divisor of 6। ठीक है भाई। दूसरा दिया हुआ है कि 2 3, पहला का आंसर आपको लग रहा है पता भी चल गया, b x such that x is an odd natural number less than 10। तीसरा MAT। और एक चीज और, जब रोस्टर फॉर्म में आप लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कॉमा से इस तरह से सेपरेट होता है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ये सेट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर से, तो इसको 1 2 इस तरह से याद रखिएगा, इस तरह रोस्टर फॉर्म में। ये इतने छोटे छोटे चीज है ना। अब सेट पे मैं इतना टाइम क्यों कंज्यूम कर रहा हूं? क्योंकि ये बेसिक है और मैथ्स में ये देखा गया ना कि बच्चे जितना बेसिक टॉपिक होता है, जितना बेसिक कोई प्रॉपर्टी होता है ना, उसको समझाना, ये हर जगह लागू होता है मैथ्स में। आप हायर स्टडीज में भी जाएंगे ना, तो जितना बेसिक आपको अभी कोई टॉपिक लगता है पर्टिकुलर, वहां जाके हायर स्टडीज में जब आप उस पर्टिकुलर चीज को प्रूफ करते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा टफ होता है। और ये रिसर्च में भी देखा गया है कि जो जितना इजियर मैथमेटिक्स में, द इजियर द थिंग्स इन मैथमेटिक्स, द टफर इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जितना आसान होता है इसको समझना उतना ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए, खास करके जो शुरू में बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। सी, अभी इसको कंप्लीट कर लूं। MATHEICS। सी क्या है यहाँ पे? x such that x is a natural number, x is a natural number and divisor of 6। 4 1 3 5 7 9। डी में क्या है? x such that x is a letter of the word mathematics। मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए मैच कराना है आपको। पहला है कि x such that x is a prime number, match on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form। पहला है x such that x is a prime number and a divisor of 6। 2 होगा, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही 6 को डिवाइड करते हैं, तो 1 का a। b है यहाँ पे x such that, इसको देख के मैच कराना थोड़ा सा कठिन होगा, इन सबको देख के मैच कराना आसान होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट सेट्स, एंड दैट इज व्हाई you are going to notice that this
form of set representation that you are going to encounter in your higher studies almost all the time. X such that x is an odd natural number less than 10. देख लीजिए भाई, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, ऑब्वियसली ये होगा, यानी कि 2 का b. ठीक है. C, x such that x is a natural number and divisor of 6. ठीक है भाई. अब x एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है. एक नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है. 2 नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड भी करता है. 3 नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, और 6 ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर है और 6 को ऑब्वियसली डिवाइड भी करता है. तो पहला का क्या हो गया, माफ करिएगा, पहला का मैंने क्या लिख दिया, a. अरे यार, ओहो माफ करिएगा, ये a का 2, ठीक है. b हो गया आपका लेस देन 10, 4, क्या क्या लिख देता हूं कभी कभी ना, दिमाग खराब हो जाता है एकदम. c का 1, और अंत में क्या है, अब बचा भाई एक, तो डेफिनेटली x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. अब t देखिए एक ही बार है यहाँ पे कैपिटल में मुझे मैथमेटिक्स लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने स्मॉल में लिख दिया जल्दी जल्दी में. ये कैपिटल में होगा क्योंकि यहाँ कैपिटलाइज करके दिया हुआ है. ठीक है, चलिए कोई नहीं, चलिए मैं सही कर देता हूँ इसको. ठीक है, टी देखिए एक ही बार दिया हुआ है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता इसमें. तो डी का क्या हो जाएगा, 3. ठीक है ना, चलिए हो गया. अब आई थिंक आपको सेट को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी. जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 बनाइए और उसके पहले जितना एक्सरसाइज है उसको बनाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ता हूं. किसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिए. एम्प्टी सेट्स. ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स. ठीक है भाई, तो इससे आपको यही पता चलता है कि सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं. सपोज करिए एक बॉक्स है आपका. ठीक है, सपोज करिए इस बॉक्स में कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एम्प्टी बॉक्स. ठीक है, जैसे कि आप दुकान में गए, आपने कोई चिप्स का बॉक्स खरीदा, और वो आजकल एक बॉक्स में, गोल से बॉक्स में चिप्स आता है ना, जिसमें कि चिप्स रखा हुआ रहता है. आप जल्दी जल्दी में गए, आपने एक कोई बॉक्स उठाया और आप लेके आ गए. आपको वजन कुछ नहीं आपने फील किया क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था, आप जल्दी में लेके आ गए. आपने घर में एक्साइटमेंट, आप घर में उसे ले आए जब आपको खाने का मन किया चिप्स, और आपने उस डब्बे को खोला तो आपने देखा कि उसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है. दिमाग तो आपका वैसे ही खराब हो जाएगा, तो उसमें कुछ है ही नहीं. तो यहाँ भी वही चीज़ होता है. अ सेट which does not contain any element is called an empty set. A set that does not contain any element is called an empty set. एम्प्टी सेट को हम फाई से
रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको नल सेट भी कहा जाता है बहुत जगह, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो कहीं कहीं नल सेट कहा जाता है, कहीं पे वॉइड सेट कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसका मतलब एम्प्टी सेट ही होता है। इसको रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से भी कभी कभी दर्शाते हैं, बस इस तरह के ब्रैकेट को लिख के छोड़ देते हैं। सो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये एम्प्टी सेट होता है। अब चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं कि find a set X such that X is less than 2 and X is greater than 7। ठीक है, ये और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थोड़ा सा जानबूझ के मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि ये ज्यादा आपको प्रैक्टिस अभी से ही करना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको इस तरह से लिखते कि x सच दैट x इज ए रियल नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा इतना सिंबल लिख के काम चल गया, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको। एंड x लेस देन 2 एंड इस एंड को हटा दीजिए, कॉमा दे दीजिए, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 7। चलिए भाई, इस सेट को आपको फाइंड करना है। कोई ऐसा रियल नंबर है, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ये x का एक रियल नंबर लाइन है, इस वाले x का, इस वाले x का। अब x लेस देन 2, एम्प्टी सर्कल का मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है लेस देन। ये सब बार बार मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए आपको। और x ग्रेटर देन 7। बताइए, आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि 2 से, ऐसा रियल नंबर लिखना है जो कि 2 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो कि 2 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं है ना। यानी कि वो कौन सा सेट होगा जिसको फाइंड करने के लिए कहा गया है? ये तो बकवास कर रहा है। लेकिन द सेट रिक्वायर्ड इज क्लियरली एन एम्प्टी सेट। इसलिए इस तरह करके लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सेट इज इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट है ये, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। यानी कि ये जो सेट है वो क्या है? एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही इस नाम का भाई कोई है ही नहीं, कुछ इस नाम का ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एम्प्टी सेट इसको ही कहा जाता है, या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Equality in sets. Two sets A and B are equal if and only if A
and B have the same elements. ठीक है, A and B have the same elements. ये जो छोटा सा एक्सियोम है जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इस एक्सियोम को, इस छोटे से एक्सियोम को कहा जाता है एक्सियोम ऑफ एक्सटेंशन. एक्सियोम ऑफ एक्सटेंशन क्या कहा जाता है इसको? एक्सियोम ऑफ एक्सटेंशन. याद रखिएगा इसको, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इसको ये कहा जाता है. एक्सियोम क्या होता है? मैथ्स में बहुत सारे ऐसे रीजनिंग होते हैं जिनका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली हमें दिखता है कि वो सही है, इसीलिए उनको हम सही हमने मान लिया, इसीलिए उनको मैथमेटिशियंस ने सही मान लिया है. और यही एक्सियोम ऑफ एक्सटेंशन जो है, ये एक तरह का एक्सियोम है. इसका कोई प्रूफ नहीं है बट ये ऑब्वियस है. अब इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? 1 equals 1 but 1 is not equal to 2. 1 equals 1 because 1 has always the same property. So that is why 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3. ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस चीजें हैं, इसीलिए एक्सियोम है. तो दिस इज वन ऑफ द एक्सियोम एंड दिस एक्सियोम इज कॉल्ड एक्सियोम ऑफ एक्सटेंशन. दो सेट्स इक्वल होंगे जब उन दोनों सेट्स का जो एलिमेंट्स है वो सेम होगा. अब सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो. एक सेट में 1 2 3 4 है तो दूसरे में भी 1 2 3 4 रहेगा. ठीक है, सो इस तरह से. दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ सेट्स. मैंने एक लिस्ट बनाया था जिसमें मैंने लिखा है कि आपको मुझे आज के क्लास में क्या क्या करवाना है. ठीक है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स हो गया. अब आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. याद रखिएगा, इक्वलिटी ऑफ सेट्स जो है रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब A बराबर A. चलिए ये सब हम बाद में देखेंगे, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. आपको पता चल रहा है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं. याद रखिएगा, अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उस एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है. तो लिखना बहुत जरूरी है ये फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट्स. If an empty set or a set which contains a definite number of elements is called finite set. Otherwise it is infinite. Infinite में indefinite number of elements available हो. Infinite sets. A set which contains indefinite number of
elements is called an infinite सेट। माफ करिएगा थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। अब फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, ये कोई सेट है x such that x is the first 10 या 100 नेचुरल नंबर्स। ऑब्वियसली ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है। उसी तरह b एक ऐसा सेट है जो कि x such that x is the x is the first n नेचुरल नंबर्स। अब n कितना है आपको नहीं पता है, n इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, b क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो यही इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट होता है। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और भी था यहाँ पे, तो उसको हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में यही इतना ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ काम भी है मुझे। तो कल के क्लास में करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आप एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स 1 और 2, एक्सरसाइज 1 और 2 आप कर सकते हैं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे हम लोग कल से कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल क्रिएट करूँ और उस चैनल पे सिर्फ 11th-12th के लिए ही ज़्यादातर मैं लेक्चर्स को करूँ, ताकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में शायद अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो यहाँ पे लेक्चर ज़्यादा नहीं देखना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे डिटेल में ही करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जो मैग्नेटिसियम है, यहाँ पे मैं उस तरह से करवाना चाहता हूँ मैथ्स को कि I just don't want this platform to create a boundary for some particular exam। मैं उस तरह का बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहता हूँ जो एक एग्जाम के लिए कैटर हो। जैसे अब जेईई एडवांस के लिए ही मैं नहीं कराता हूँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं मैथ्स कराऊँ, जैसा कि मैं कहते आया हूँ। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स कराऊँ और उस तरह से कराऊँ, उस डिटेल में करवाऊँ कि आप उस मैथमेटिक्स को सीख के आपको जो भी एग्ज़ाम इस लेवल पे देने का मन हो, आप वो एग्ज़ाम दे सकें, आप उस लायक हो जाएं कि आप वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें जेईई मेंस है, जेईई एडवांस है, ओलंपियाड्स है, वॉट एवर द एग्ज़ाम इज़ एट दिस लेवल। इसीलिए इतना डिटेल में मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे करवाता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कहने से। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 11-12 का स्पेशल मैं चैनल क्रिएट करूँ जिसमें कि मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ किसी टॉपिक के बारे में, मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ सब कुछ, जितना आपका काम है। तो दैट्स इट, यही मुझे कहना था, क्योंकि यहाँ पे तो मैं डिटेल में ही जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ इस सिलेबस में ना रहूँ। यहाँ पे मैं आगे जब आप जाएंगे तो आगे जाके मैं कुछ ऐसे भी टॉपिक्स लूँगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मे बी ग्रेजुएशन में करना हो तो उस तरह के भी टॉपिक्स मैं आगे जाके लूँगा, अभी नहीं। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइन इज़ टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस दैट इज़ बीइंग अवेलेबल फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, स्पेशली जेईई एडवांस्ड, ठीक है। दैट इज़ व्हाट माय फर्स्ट प्रायोरिटीज इज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो मेरा पहला प्रायोरिटी वही है कि मुझे वो सिलेबस ख़त्म करवाना है, क्योंकि टिपिकली सारे एग्जाम्स में, इस लेवल के सारे एग्जाम्स में वही सिलेबस है, ठीक है। तो सेट थ्योरी आपके लिए आज स्टार्ट हो गया, क्लास कंटिन्यू रहेगा इसी समय में, डेली अब क्लास आपको मिलेगा 5 days a week, ठीक है।
चलिए, अब वो जो शॉर्ट क्लास था 10 मिनट का 15 मिनट का, वो डेली आपको मिलता रहेगा आपसे, और क्लासेस आपसे कंटिन्यू होगी, सिलेबस आपकी जल्दी से अब ख़त्म करूँगा मैं। सो दैट्स इट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें मेरी कोशिश है कि मैं 3 क्लासेस लूँगा सेट थ्योरी में पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए, हो सकता है कि इस लेक्चर को मैं दूसरे वाले चैनल पे भी डालूं, आपको मैं बता दूंगा, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सो थैंक यू, सी यू टुमारो।